हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम, उनकी मीनिंग और उनके फंक्शंस के बारे में। तो देखिए, इकोसिस्टम जो है, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र भी कहा जाता है, सबसे पहले एजी टांसले ने इसका कॉन्सेप्ट दिया 1935 में। और उन्होंने इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि ए पार्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम्स consisting of organisms and inorganic components in a relatively stable equilibrium, open and of various sizes and kinds। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह का सिस्टम जिसमें कि फिजिकल सिस्टम्स जो अजैविक चीज़ें हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करके रहते हों। एक स्पेशल यूनिट ये है, एक ऐसी स्पेस घेरने वाली यूनिट, स्पेशल यूनिट, जहाँ इस तरह से जैविक और अजैविक घटक आपस में एक साम्यावस्था बनाकर एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करके स्थित हों, तो उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम में देखिए, मैटर और एनर्जी का, जैसे पहले ही बात हुई कि एक ओपन सिस्टम होता है, तो मैटर और एनर्जी का इसमें लगातार इनपुट होता रहता है, जिससे कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। और इसी के साथ इंटरनल एनर्जी लेवल्स लगातार बनाए रखे जाते हैं। मैटर और एनर्जी जो है वो उनसे एक्सपोर्ट भी होती है, मतलब इनपुट भी हो रहा है, मतलब ये जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं, ये मैटर और एनर्जी को इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो यहाँ क्या है कि आपको वेरियस सोर्सेज से मैटर और एनर्जी इंपोर्ट हो रही है, जैसे सोलर रेडिएशन और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से लेकर वो इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, और वहाँ पे बिल्ड क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर, यानी फॉर्म ऑफ वुड। फॉर एग्जांपल, जैसे वुड फॉर्म हो रहा है, लकड़ी बन रही है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर उस ऑर्गेनिक मैटर को वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, वो अपने काम के लिए ले जा रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है उस इकोसिस्टम से। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो है वो एक बैलेंस प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। वो सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में हो, एक बैलेंस की ओर वो हमेशा अग्रसर होता रहता है। ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी, और जो प्रोसेसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब में एक बैलेंस की ओर आगे हमेशा अग्रसर होता है। तो अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इकोसिस्टम ऑफ एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जैसा कि पहले ही बात हुई कि जैविक और अजैविक घटक, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उन सब का एक सम टोटल को वो एक स्पेशियल यूनिट में रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, वैज एनर्जी, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए, 3 तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। एक तो एनर्जी है, जो लगातार इनपुट होती है फिर आउटपुट होती है। एनर्जी जैसे सोलर रेडिएशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एनर्जी, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। थर्ड, it occupies certain well defined areas on the earth spaceship, यानी जो अर्थ में जो भी स्पेस है, जो जगह है अर्थ पे, उनमें कुछ वेल डिफाइंड एरिया को ये कैप्चर करेगा, उस ऑक्यूपाई करेगा, उस एरिया में स्थित होगा। इट इज़ व्यूड इन टर्म्स ऑफ टाइम यूनिट। और देखिए, टेम्पोरल डायमेंशन भी है इन्वायरमेंट की, इकोसिस्टम की।
तो उसमें क्या होता है कि टाइम यूनिट का मतलब ये है कि मतलब आज से सपोज कीजिए कि मिलियंस ऑफ ईयर बैक, अब साउदर्न इंडिया है तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखें तो आज वहाँ कुछ और इकोसिस्टम होगा। सपोज़ कीजिए कि आज वहाँ पे प्लेट्यू है और मिलियंस ऑफ ईयर बैक वहाँ पे हाई माउंटेन हो सकते हैं कि हो, ठीक है। तो टाइम यूनिट में भी वो देखा जाता है। देयर आर कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ इंटरेक्शन होते रहते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, और बिटवीन एंड अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर हैंड। तो जो ऑर्गेनिजम्स खुद हैं उनके बीच में भी तरह तरह के इंटरेक्शन होते हैं। जैसे कोई उसमें प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी है, कोई प्रोड्यूसर है, तो इस तरह से कोई डीकम्पोज़र है, तो आपस में भी हो रहा है और उधर जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उससे भी लगातार कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बताती है इट इज़ एन ओपन सिस्टम विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्टीन्यूअस इनपुट एंड आउटपुट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये भी क्लियर है। इट टेंड्स टू बी इन रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम अनलेस देयर इज disturbance in one or more controlling factors, limiting factors। तो देखिए एक रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये रहता है जब तक कि कोई लिमिटिंग फैक्टर्स में कोई डिस्टर्बेंस या परिवर्तन हो। देखिए लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है जैसे कि डेजर्ट में जो वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर वाटर की उपलब्धता बहुत ज़्यादा कम हो गई तो वहाँ पे जो भी वहाँ इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है वो रुक सकती है या बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। या अंडर सी इकोसिस्टम है जहाँ मरीन इकोसिस्टम, वहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ जो आपका रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, वो है, ठीक है। तो ये सब लिमिटिंग या कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं। अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम उसका भंग हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ पावर्ड बाई एनर्जी ऑफ वेरियस सॉर्ट्स बट द सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये भी क्लियर है। सोलर एनर्जी ही इसमें डोमिनेंट रोल निभाती है और बहुत सारी वैसे एनर्जी हो सकती है, जैसे केमिकल एनर्जी हो सकती है, जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है कुछ इकोसिस्टम्स में, लेकिन जो डोमिनेंट है वो क्या है, वो सोलर एनर्जी है, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट, it is a functional unit wherein the biotic components and abiotic components are intimately related to each other through a series of large-scale cyclic mechanisms, wise energy flow, water cycle, biogeochemical cycle, mineral cycle, sediment cycle, etc। तो देखिए कई तरह की यहाँ साइकिल चलती हैं, कई तरह की साइक्लिक मैकेनिज़म्स होती रहती हैं। जैसे वाटर साइकिल है, बायोजियो केमिकल साइकिल है, मतलब बहुत सारे जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, तो उनकी एक पर्टिकुलर साइक्लिक मैकेनिज़्म होती है। वो किस तरह से कहाँ से बनते हैं, कहाँ से कैसे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं इकोसिस्टम में, कब कहाँ जाते हैं, फाइनली उनका क्या होता है, फिर लौट के वो कैसे आते हैं। कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार की साइकिल्स के द्वारा बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटीमेटली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन प्रोडक्टिविटी विच इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑर्गेनिक मैटर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द इकोसिस्टम। तो किस प्रकार से एनर्जी वहाँ आ रही है, कितना अमाउंट आ रहा है, इस पे निर्भर करेगा कि वो किस तरह से वहाँ पे कितना फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, और जितना फॉर्मेशन होगा वही उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, उसी पे प्रोडक्टिविटी निर्भर करेगी। इकोसिस्टम वैरीज इन स्पेशियल कवरेज, इट मे बी एज स्मॉल एज अ ट्री और इवन अ पार्ट ऑफ ट्री having certain microorganisms, the largest unit is the whole biosphere।
तो बायोस्फीयर इटसेल्फ इज़ अ इकोसिस्टम। तो लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है वो बायोस्फीयर इटसेल्फ है। जो पूरे अर्थ में जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरा बायोस्फीयर में आता है। तो बायोस्फीयर इटसेल्फ जो है वो एक इकोसिस्टम है, और सबसे छोटा इकोसिस्टम बहुत ही स्मॉल हो सकता है, सच एज अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। आगे जो है, देयर आर डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट। द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट in term of a particular suite of physical and chemical conditions is called a SER। तो सेरे होता है, उसको कहा जाता है कि किस तरह से सीक्वेंस इकोसिस्टम का आ रहा है उसे वो बताता है, किस प्रकार से फिजिकल और केमिकल कंडीशंस के साथ वो सीक्वेंस इकोसिस्टम डेवलपमेंट का हो रहा है, और हर उसका स्टेप एक तरह से जो होता है वो उसको सेरे कहते हैं। Serre represent the development of a series of sequential successions starting from primary succession and culminating into the last succession in a serre as climax or climatic climax, which is the most stable condition of the ecosystem। तो सेरे जो है वो सीक्वेंशियल सक्सेशन को दर्शाता है, किस तरह से सीक्वेंस के फॉर्म में एक के बाद दूसरा स्टेप आ रहा है इकोसिस्टम डेवलपमेंट में, उसको प्रदर्शित करता है। और वो कब तक चलेगा, जब तक कि उस एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन न अचीव हो जाए, या जिसे हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी है। जैसे हम लोग जो इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट देखते हैं, तो उस तरह के क्लाइमेट में वो क्लाइमेक्स है, वो सबसे स्टेबल जो है वेजिटेशन सिस्टम है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम्स आर नेचुरल रिसोर्स सिस्टम्स। तो ये देखिए वास्तव में क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स सिस्टम्स भी हैं, और इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। तो ये देखिए स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी जो हमने देखी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सब इकोसिस्टम इस वीडियो में हमने देखा कि क्या मीनिंग है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। धन्यवाद।